तो कैसे है मेरे देश के भविष्य। फिर से एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन लेकर के हम आ गए हैं। आप लोगों को एसएससी जीके जीएस पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ठीक है, जो कि VVI हो सकता है और है भी। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, इस वीडियो से आपको ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये इसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी मिला गया है और कुछ नया क्वेश्चन भी मिला गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान। ठीक है मेरे दोस्त, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में शिक्षा कार्य और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंध है। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे कार्य और शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है। तो ये कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा मेरे दोस्त? तो ये अनुच्छेद 41 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, जो कि सी राइट आंसर है। अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद 44, तो अनुच्छेद 44 समानता, ठीक है, समान नागरिकता ठीक है मेरे दोस्त, समान नागरिकता आप लोग छापते जाइए। ठीक है, नागरिकता संहिता, ठीक है, संहिता, इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये अनुच्छेद 44 बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद 29A, जिसमें A ये डैश लगा हो ना, तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे बोलेंगे 42 संविधान संशोधन, ठीक है, और 39 के ए, संविधान संशोधन 39 के ए के तहत हुआ है। ठीक है, तहत हुआ है, ये भी आप लोगों को छापना है। तहत हुआ है और ये लागू कब हुआ? तो 1976 में लागू हुआ है। उसी को हम लघु संविधान भी बोलते हैं। ठीक है, लघु संविधान भी बोलते हैं, सभी लघु संविधान भी बोलते हैं। ये भी आप लोगों को छापना है मेरे दोस्त। ठीक है, अगर आपसे पूछे अगर कि कार्यपालिका और न्यायपालिका शक्ति को पृथक करने के लिए कौन सा अनुच्छेद लिया गया है, तो ये अनुच्छेद 50 लिया गया है। ये भी आप लोगों को छापना है मेरे दोस्त। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 41। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट में ज़रूर कुछ बोलिएगा और लाइक सब्सक्राइब एक कर दीजिएगा बस। ठीक है, पूछा गया दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपिक ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी थी? ठीक है, तो पूछा गया इस चारों ऑप्शन में कौन लिखी है? साइना नेहवाल ने लिखी है मेरे दोस्त। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपिक ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी थी? तो ये साइना नेहवाल ने लिखा था। ठीक है मेरे दोस्त, ये हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे तो साइना नेहवाल, ठीक है, साइना नेहवाल ये क्या थी? तो ये बैडमिंटन की खिलाड़ी थी। ठीक है मेरे दोस्त, बैडमिंटन की खिलाड़ी थी, बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन की खिलाड़ी थी। और इसे आपसे अगर पूछे कि उबर कप, ठीक है, उबेर कप, ठीक है, और आपसे पूछे उबेर कप और थॉमस कप, ठीक है, थॉमस कप किससे संबंध है? तो ये बैडमिंटन से संबंध है मेरे दोस्त। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि अभिनव, ठीक है, ओ सॉरी मेरे दोस्त, अभिनव, ठीक है, जो अभिनव है, अभिनव बिंद्रा, ठीक है, को गोल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि अभिनव बिंद्रा को क्या नाम से जाना जाता है, तो गोल्ड नाम से भी जाना जाता है। ये बीजिंग, ठीक है, बीजिंग ओलंपिक में खेला था। ठीक है, और इसका खेल था शूटिंग। ठीक है, शूटिंग खेल से ये था। ठीक है, ये अभिनव बिंद्रा शूटिंग खेल से था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये 2008 में खेला था, 2008 में खेला था। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि नीरज चोपड़ा के बारे में, तो आप इतने अच्छे तरीक़े से जानते होंगे कि कहने का कोई बात ही नहीं है, लेकिन तब पर भी कह देते हैं नीरज चोपड़ा, आपको याद हो जाए। ठीक है, नीरज चोपड़ा जेवलिंग थ्रो के बहुत बड़े मास्टर हो गए हैं। और ये 2021 मतलब 7 अगस्त 2021, ठीक है, 2021 में
1921 में जैवलिन थ्रो में जीता था, जो कि पाकिस्तान को हरा करके आया था। और कितने मीटर तक भाला फेंका था तो 87.58 मीटर तक भाला फेंका था। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त। और आपसे पूछा जाए कि ये कर्नल मल्लेश्वरी, ठीक है, कर्नल मल्लेश्वरी क्या है, तो ये पहली भारतीय महिला कर्नल मल्लेश्वरी ओलंपिक के अंदर पदक जीता है, ठीक है मेरे दोस्त। अगर ये भारत की पहली महिला है जो पदक जीती है, तो ये कब जीती है, तो 2000 में पदक जीती है, ठीक है, 2000 ईस्वी में पदक जीती है, ठीक है। ये इसका खेल क्या था, तो इसका खेल लिफ्टिंग था, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। ये इसका खेल क्या था, लिफ्टिंग था। और ये कहाँ पे हुआ था लिफ्टिंग, तो ये यहाँ पे हुआ था, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था। सिडनी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहीं पे ये हुआ था। तो ये हमारी पहली महिला हो जाएगी कर्नल मल्लेश्वरी, जो कि पहली महिला पदक जीती थी भारत की, ठीक है। ये भी आप लोगों को छापना है, याद भी रखना पड़ेगा मेरे दोस्त। हम सब करके जाते हैं, आप लोगों को दे करके जाते हैं, तो आप लोग मुझे कुछ नहीं देते, नहीं सब्सक्राइब करते हो, नहीं लाइक करते हो, नहीं कमेंट करते हो। तो मेरे दोस्त थोड़ा मोटिवेट, एक बंदे कल मैंने क्लास करवाया था, तो एक बंदे ने बोला था कि सर आपका वीडियो देखकर मतलब मन खुश हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कमेंट देख करके कि हम किसी को भी खुश कर सकते हैं। तो चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन पूछे हैं। अगर ये भाई देख रहा है तो इस भाई को मोटिवेट देने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ये फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, की स्थापना की थी 1939 में, ठीक है। यहाँ पे अगर पूछ सकता है कि चित्तरंजन दास, तो ये स्वराज दल की स्थापना किया था, ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक है। चित्तरंजन दास अगर पूछे तो स्वराज पार्टी का स्थापना क्या था, कब किया था, तो 1923 ईस्वी में किया था। ये भी आपको छापना है, ठीक है मेरे दोस्त। चित्तरंजन दास क्या था, तो स्वराज पार्टी की स्थापना क्या था, 1923 ईस्वी में क्या था। और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर करते थे, ठीक है, मिलकर किया है, ठीक है। ये दोनों नाम है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया है। ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया, तो ये सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। मेरा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो लगा देना, याद भी कर लेना। चलिए, अगर इसके बारे में अगर बताया जाए तो ये क्या है, देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, 1800 सुभाष चंद्र के बोस के बारे में अगर बोल दे तो 1938, ठीक है, 1938 ईस्वी में हरिपुरी, ठीक है, हरिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता हम बोलते हैं मेरे दोस्त, आप छापने जाना। अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, ठीक है। एक साल पहले ये 1938 में हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था दिल्ली चलो का नारा। ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इस पुस्तक का नाम आप बताने कि सुभाष चंद्र बोस का पुस्तक का नाम क्या है, ठीक है मेरे दोस्त। इतना हम आपको देते हैं, कमेंट करना पुस्तक का नाम क्या है सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है, ठीक है। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, विधानसभा उपाध्यक्ष, कौन बुलाता है, तो मेरे दोस्त तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। राज्यपाल समय समय पर बैठक के लिए बुलाते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक बात पूछिए, केंद्र, ठीक है, केंद्र के शुरुआत राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, राष्ट्रपति करते हैं। और आर्टिकल 85 के द्वारा दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल कितना है, अगर आपसे पूछा आर्टिकल कितने के द्वारा केंद्र के शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति, तो आर्टिकल 85 के द्वारा शुरुआत करते हैं। अगर आपसे पूछा राज्य में राज्यपाल शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, राज्य में राज्यपाल, इसमें केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं, राज्य में राज्यपाल करते हैं। और ये 174 के द्वारा करते हैं। मतलब आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल कितना, तो आर्टिकल 174, ठीक है, 174 के द्वारा
क्या बोलते हैं, राज्यपाल करते हैं, 174 के द्वारा, 85 के द्वारा राष्ट्रपति करते हैं केंद्र में, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को छापना है। चलिए 5वां क्वेश्चन चलते हैं। मेरे दोस्त यहाँ पे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसलिए हम लिख नहीं पाते पूरा, ठीक है। तो आप लोगों को हम बोलते हैं तो प्लीज़ आप लिखते रहिए और याद करते रहिए, ठीक है। 5वां क्वेश्चन पूछा गया है कि योद्धाओं की जीत का जश्न मतलब खुशी मनाने के लिए घोड़े मोदनी नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है, ठीक है। ये पूछा गया आपसे। तो क्वेश्चन पूछा गया योद्धाओं की जीत का जश्न मतलब कि खुश मनाने के लिए घोड़े मोदनी नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। डी गोवा में किया था, ठीक है। गोवा के बारे में अगर बोल दे, चिट्ठा पट्टा पूरा खोल दे, तो गोवा, ठीक है। गोवा पुर्तगाल के अधीन थे, ठीक है मेरे दोस्त। ये भी आपसे पूछा सकता है, गोवा का कौन बसाया, तो पुर्तगाल ने बसाया था, ठीक है। पुर्तगाल के अधीन था, ठीक है। और गोवा की राजधानी कहाँ पे है, ये लोग आप लोगों को यहाँ पे कमेंट करना है मेरे दोस्त, ठीक है। और राजधानी बनाया उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आपको हो जाएगा नीनो। उसका नाम याद रखना मेरे दोस्त। गोवा को राजधानी किसने बनाया, तो नीनो डी कुंडा ने बनाया, ठीक है मेरे दोस्त। नीनो दू कुंडा ने राजधानी बनाया मेरे दोस्त। ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। गोवा स्टेट कब बना, ये भी आप लोगों को ये छापना है मेरे दोस्त। गोवा स्टेट कब बना, अगर से आप पूछते गोवा स्टेट कब बना, तो 30 मई, ठीक है मेरे दोस्त। 30 मई 1987 में गोवा स्टेट बन गया, ठीक है मेरे दोस्त। ये आप लोगों को छापना है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा ही है, ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में शासन प्रणाली को स्थापित किया, ठीक है, स्थापित किया। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ये भारत शासन 1935, ठीक है। भारत शासन अधिनियम, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ये किया गया। प्रांतों, देखो अगर पूछा जाए प्रांतों में द्वैध होता है, ठीक है। यहाँ पे भी द्वैध होता है मेरे दोस्त, यहाँ पे भी द्वैध होता है। द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ, तो आप लोगों को याद रखना है 1919 में लागू हुआ। ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये भी आप लोग छापना और याद करके जाना मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पूछा गया है 7वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो कौन किया गया, तो ये हमारा हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ठीक है। कब हुआ, तो कब हुआ अगर पूछा जाए तो 2 दिसंबर 1946 में हुआ। ये भी आपको छापना है, कब हुआ, तो 2 दिसंबर 1946 में हुआ इसका अधिवेशन, ठीक है। आप लोगों को ये भी छापना है, ठीक है। प्रारूप अगर समिति के, ये अगर पूछे कि प्रारूप, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्षता कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है। ये भी आप लोगों को छापना है मेरे दोस्त, ठीक है। अगर आपसे पूछे अस्थाई अध्यक्षता, ठीक है मेरे दोस्त, अस्थाई, ठीक है, अस्थाई अध्यक्षता कब हुआ, तो 11 दिसंबर, ठीक है, 1946 में हुआ। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी अध्यक्षता थी, ठीक है। इसकी अध्यक्षता, अस्थाई अध्यक्षता किसने किया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया। कब किया, तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में किया था। ये भी आप लोगों को छापना है मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए
स्थगित करने की बात की थी। तो कौन किया था? तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर, नहीं सॉरी, ये मौलाना आज़ाद हो जाएगा मेरा राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, हमारा राइट आंसर मौलाना आज़ाद हो जाएगा, यही बात किया था। झंडा समिति के अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है झंडा, ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष भी पूछे तो हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ये भी आप लोग को छापना है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, यदि आंसर में क्वेश्चन कि झंडा समिति का अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकारी को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, तो ये हमारा मौलाना आज़ाद हो गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि इंडियन विंस, ठीक है, अगर आपसे पूछे इंडियन विंस फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम बुक किसका है, तो ये मौलाना आज़ाद का ही है। ठीक है, आपको लिखना है इंडियन विंस फ्रीडम बुक किसका है, तो मौलाना आज़ाद का ही है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं मेरे मौलाना आज़ाद साहब, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा एग्ज़ाम में कि भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना आज़ाद थे, ये भी आपको याद में रखना पड़ेगा मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था, ग्रहण किया था, मतलब बोल रहा है कि कहाँ से ग्रहण किया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया था, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। विषयों का बंटवारा किस अनुसूची में हुआ था, ये भी आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि विषयों का बंटवारा किस अनुसूची में हुआ था, तो 7वीं अनुसूची में हुआ था मेरे दोस्त, ये भी आपको छापना है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को गतिशील एवं आत्मनिर्भर बनाना था, तो ये कहाँ से हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा मेरे दोस्त, जो कि उसकी अवधि 1961 से 1966 तक थी। ठीक है, 5 साल की थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये भी आप लोगों को याद में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये इसका दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी, तो 1956 से लेकर के 1961 तक थी। ठीक है, और ये तीसरी का कब था, तो 1961 से अवधि 1966 तक था, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि तीसरी योजना को गॉडगी योजना भी कहते हैं, अगर आपसे पूछे गॉडगी योजना किसे कहते हैं, तो ये तीसरी योजना को ही कहते हैं। अगर तीसरी योजना के बारे में पूछ ले तो यही होगा। ठीक है, गॉडगी योजना भी कहते हैं। तीसरी योजना को आर्थिक स्वतंत्रता से जोड़ दिया गया था। ठीक है मेरे दोस्त, आपको याद रखना पड़ेगा, तीसरी योजना को आर्थिक, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता से भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, 1962 में भारत और चीन के युद्ध से वो असफल हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था, ये भी आपको पूछता तो 1962 में हुआ था, और इसी के लिए ये स्थगित कर दिया था, मतलब असफल हो गया था ये। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता, एक मिनट मेरे दोस्त, कट गया, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, कर देते ठीक। एक मिनट कहाँ गया, ये रहा, तो सॉरी मेरे दोस्त, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा दिक्कत हो गया। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, तीसरा पंचवर्षीय योजना हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ये भी आप लोगों को देखना है। चलिए 11वां क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है। ठीक है, इसमें से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है, तो आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि निष्क्रिय गैस का खोज किसने किया था, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम सर
सर सामसे नाम है इसका, निष्क्रिय गैस का खोज किया था। अगर आपसे रैमजो, ठीक है, रैमजो अगर आपसे पूछे रैमजो किसका खोज किया है तो ये निष्क्रिय गैस का, क्योंकि सर सामसे और रैमजो दोनों एक ही बंदे हैं, दोनों का नाम अलग अलग है। ठीक है मेरे दोस्त, ये भी आप लोगों को छापना है। हमारा राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे दोस्त। पूछा गया है इब्ने बतूता की पुस्तक जिसे रिहला कहा जाता है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है। अगर भाषा भी पूछे तो हमें क्या हो जाएगा, तो हमें अरबी भाषा में ये लिखा गया है। और आपसे रिहला रिहला अगर किताब है इसमें दिया हुआ है, आपसे अगर ये बोल सकता है ए रेहला किस कहते हैं इसे, ठीक है। ए रेहला बुक किसे कहते हैं, इसे ए रेहला बुक भी कहा जाता है, लेकिन इसमें रेहला भी दिया गया शॉर्टकट में। तो ए रेहला भी बुक किसका है, तो ये इब्न बतूता ने लिखा है। ठीक है, इस कौन सा भाषा में लिखा है, तो अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक है मेरे दोस्त, ये भी आप लोगों को याद में रखना पड़ेगा। इब्न बतूता कहाँ के रहने वाले थे, तो मोरक्को के रहने वाले थे। ठीक है मेरे दोस्त, ये भी आपको याद रखना। मोरक्को, ठीक है, मोरक्को को रहने वाले थे ये। अब इब्न बतूता बासी थे वहाँ के। ठीक है, किसके शासनकाल में भारत आए थे, ये भी आपसे पूछ सकता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, तुगलक के शासनकाल में ये भारत आए थे। कौन, तो इब्न बतूता आए थे। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। चलिए 13वां क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आर्गीय चट्टान का उदाहरण नहीं है। आर्गीय चट्टान का उदाहरण नहीं है, ये पूछा गया है मेरे दोस्त। तो ये कौन हो जाएगा, डोलोराइट ये उदाहरण नहीं है। इसमें बलुआ मिट्टी भी बोल सकते हैं या बलुआ पत्थर भी बोल सकते हैं। बलुआ पत्थर ये भी नहीं है, बलुआ पत्थर ये भी नहीं है, चूना पत्थर ये भी नहीं है। ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, आर्गीय चट्टान है। डोलोराइट नहीं होगा, इसमें दोनों एक ही ऑप्शन हो गया। सेवाल्ट और ग्रेनाइट ये आर्गन चट्टान है का उदाहरण है, लेकिन ये डोलोराइट उदाहरण नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे चलते हैं। सॉरी मेरे दोस्त, कहाँ चले जाते हो यार। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक थे, मतलब क्या चीज़ से ये वादक करते थे, क्या बजाते थे, तो ये मृदगम बजाते थे। और ये इससे अगर पूछे तो तबला, ये मृदगम, ठीक है, प्रसिद्ध वादक थे तो ये मृदगम, ये एक तबला वादक भी था। ठीक है, अगर इससे पूछे ये क्या था, तो तबला वादक भी था ये। आपसे पूछे कि ये क्या क्या बजाते थे, तो तबला भी बजाते थे मेरे दोस्त। ठीक है, और मृदगम भी बजाते थे। तो ये भी आप लोगों को याद में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था। ठीक है, किस तिथि को स्वीकार किया था, तो 26 जनवरी 1949 को स्वीकार किया था। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, 26 जनवरी 1949 को स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया था। आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछे संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और संविधान सभा की प्रथम बैठक अगर आपसे पूछे कब हुआ था, तो 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, ये पहला बैठक है। ठीक है मेरे दोस्त, और अगर आपसे लास्ट पूछे तो 24 जनवरी 1950 ये लास्ट बैठक है। देखो, अगर आपसे पूछे संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। और लास्ट बैठक कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 में लास्ट बैठक हुआ था। और लागू कब कर दिया, तो 1950 में लागू करके दिया। ये स्वीकार कब किया, तो 26 जनवरी 1949 में स्वीकार किया था। ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़, अगर मेरे वीडियो देखते भी हैं, थोड़ा 1-2 कमेंट भी आते हैं, लेकिन मेरा मोटिवेट कम हो जाता है मेरे दोस्त। अगर आप लोग अच्छे कमेंट नहीं करते हो और लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख तो लेते हो, लेकिन करने से क्या जाता है मेरे दोस्त। आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं। तो दोस्त, आज भरोसा है कि आज मेरा 10 सब्सक्राइबर है, लेकिन आज मेरा देख करके इस वीडियो को आप 20 सब्सक्राइबर ज़रूर कर दोगे। ये मेरा अपना ये भरोसा है आप लोगों पे। तो प्लीज़ कर दे 20 सब्सक्राइबर, और चलते हैं। तो जय हिंद।